हम आज इस वीडियो में देखेंगे यूपी पीसीएस प्री 2021 का सॉल्व पेपर। इसमें आपको 150 क्वेश्चन रहेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखें। क्वेश्चन नंबर 1 ये हिस्ट्री से है। स्टार्टिंग 16 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से मिलेंगे। इसमें पूछा है तीर्थंकर और निर्वाण स्थल। तो ऋषभदेव, वासपुज, नेमिनाथ, महावीर। इसमें ऋषभदेव का दिया है अष्टापद, वासपूज का दिया है शम्यत शिखर, नेमिनाथ का दिया है ऊर्जायंत और महावीर का दिया है पावापुरी। तो इसमें देखेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसका अगर आप आंसर देखेंगे तो इनका क्या है, चंपापुरी है। और इनका जन्म और निर्वाण स्थल दोनों सेम है, जो चंपापुरी है, जबकि इसमें दिया है शम्यत शिखर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। इस ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है हरियाणा, सी है राजस्थान, डी है उत्तर प्रदेश। और इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन जीआईसी प्री में भी आया हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक गांव मांडी है, और जहाँ से खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले हैं, जो हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है सातवाहन शासकों के बारे में। इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो इस तरह से देखेंगे, इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, मतलब ऑप्शन बी सही है। सातवाहन शासकों की भाषा प्राकृत और लिपि क्या थी, ब्राह्मी थी। सातवाहन शासक हाल ने प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस का मुक्त काव्य, इनकी एक रचना है गाथा सप्तशती लिखा था। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रधानता दी गई थी। ये 3 क्वेश्चन आपको एंशिएंट हिस्ट्री से मिलेंगे, और आगे आपको मेडिवल से मिलेंगे। मेडिवल से यहाँ पर हैं 21 में आए थे 2 क्वेश्चन। पहला मुगल डायनेस्टी से है। इसमें कथन और अभिकथन और कारण दिया है, असर्शन एंड रीजन। क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कथन दिया है। इसका रीजन दिया है केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर करती थी। तो इस तरह से आप देखेंगे तो कथन और कारण दोनों सही है, क्योंकि यहाँ पर मेन जो मुगल काल का बेस है वो आपको मनसबदारी व्यवस्था पर मिलेगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि मनसबदारी अकबर के समय में शुरू हुई, और जब तक ये व्यवस्था सही से चलती रही तब तक मुगल काल चलता रहा। उसके बाद जैसे ही मनसबदारी व्यवस्था में क्राइसिस आई, ऑटोमेटिक डायनेस्टी वीक होने लगी। इसमें उत्तर दिया, विश्लेषण दिया है। यद्यपि यह विवाद का विषय है कि मुगल साम्राज्य एक सैनिक राज्य था, परंतु अधिकतर इतिहासकार यह मानते हैं कि लगभग सभी मनसबदारों को सैन्य दावत प्रदान किया गया था। साथ ही मुगलों के पास एक बड़ी सेना भी थी, जिसने मुगल साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में बड़ी भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 5 मेडिवल हिस्ट्री से है, जिसमें एक तरफ शासक और राज्य दिया है। राणा हमीर मेवाड़, राणा चुंडा मारवाड़, मलिक राजा फारूकी खानदेश, मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा। तो इसमें पूछा सुमेलित नहीं है, कौन करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन इसमें डी नहीं है। जौनपुर सल्तनत उत्तर प्रदेश उत्तर भारत में 1934 से 1914 की मध्य एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य था। कहाँ पर, जौनपुर में। इस सल्तनत पर सरकी राजवंश का शासन था। इसकी स्थापना 1394 ईस्वी में
ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर द्वारा की गई थी। तो इसका मालवा की जगह पर क्या हो जाएगा, जौनपुर हो जाएगा। आधुनिक में है, आधुनिक इतिहास आपको मिलेगी। तो कुल मिला के इसमें 5 क्वेश्चन हो गए, तो आपको मिलेंगे 11 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से। पहला, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। फ्रांस लुई, मार्क टुली, वेब मिलर, फिलिप स्प्रेड। तो इसका आंसर है वेब मिलर। ये थे एक अमेरिकन जर्नलिस्ट। इसका दिया है डिटेल में। मई 1930 में सविना अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में धर्सना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया। धर्सना में पुलिस द्वारा की गई भीवस जातियों का उल्लेख वेब मिलर है, ये अमेरिकन जर्नलिस्ट है, ने किया है। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। तो इसमें दिए ऑप्शन है भगत सिंह, यशपाल, छबील दास, और डी ऑप्शन है अंबिका चक्रवर्ती। तो आंसर सही है इसका डी। वर्ष 1926 में लाहौर, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, में सरदार भगत सिंह, छबील दास, यशपाल आदि ने मिलकर नौजवान सभा कब 1926 में स्थापना की। इसका उद्देश्य भारत में मजदूर और किसानों का राज स्थापित करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है विदेशी यात्रियों का काल। दिए हुए कम से कम 4 हैं आपके। विलियम फिंच हैं, रॉल्फ फिंच है, सर थॉमस रो है, निकोलस डाउंटे। इनको काल क्रमानुसार करना है। तो विलियम हॉकिंस आए थे 1608 में, रॉल्फ फिंच आए थे 1583 में, सर थॉमस रो आए थे 1615 में, और निकोलस डी कॉन्टी आए थे 1614 से 15 के बीच में आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड, फर्स्ट, 4 एंड 3। विलियम हॉकिंस इंग्लैंड का राजदूत था जो 1608 में सूरत पहुंचा था तथा अप्रैल 1609 में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा। रॉल्फ फिंच भारत आने वाला पहला इंग्लिश यात्री था। कौन? रॉल्फ फिंच जो था पहला इंग्लिश यात्री था। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले आया था किससे? विलियम हॉकिंस से। 1583 ईस्वी में आगरा पहुंचा। सर थॉमस रो एक ब्रिटिश राजदूत था जो सितंबर 1615 में जहांगीर के दरबार में आया। जो सर थॉमस रो है ये विलियम हॉकिंस के बाद आए। और निकोलस डाउनटाउन मार्च 1600 आप देखेंगे 1614-15 में भारत आए। निम्न में से कौन सा एक, इसमें एक क्वेश्चन 9वां है 1924 की कानपुर षड्यंत्र कानपुर कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं था। मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, A.M. अंसारी। इसमें शामिल नहीं पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा M.A. अंसारी। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इस मुकदमे में M.N. रॉय, श्रीपाद अमर ढांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, श्रृंगार वेलू और चेट्टियार आदि अभियुक्त बनाए गए थे। इस तरह से इसमें M.A. अंसारी नहीं शामिल था। क्वेश्चन नंबर जो 10वां दिया, इसमें एक स्टेटमेंट दिया है। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो?
अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपयुक्त वाक्य संविधान सभा के बहस में कहा था? ऑप्शन है सोमनाथ लाहिड़ी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, NG रंगा। इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 13 दिसंबर 1986 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। उपर्युक्त अवसर पर बोलते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए। हम इस शरारत को और नहीं बढ़ाना चाहते। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से है, इसमें कुछ घटनाएं दी गई हैं उनको। तो पहला इसमें है शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, दांडी मार्च। अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, ये इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो है वर्ष का अंतर इस तरह क्वेश्चन हो जाते हैं। नॉर्मली नेहरू रिपोर्ट सबको पता है 1928 से है। दांडी मार्च हुआ था 1930 को। साइमन कमीशन आया था 1927 को और शारदा अधिनियम है 1929 से। तो इस तरह इसका आंसर देखेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 12 है। चलो क्या कहता है, यह है वायकॉम सत्याग्रह से। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकॉम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेद के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में भाग लिया था। जिसका आंसर है दोनों। केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता और जातिगत भेद के विरुद्ध तत्कालीन त्रावणकोर रियासत में एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ जिसका टाइम है 1924 से 25। मार्च 1925 में महात्मा गांधी ने वायकॉम केरल पहुंचकर वायकॉम सत्याग्रह में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 13, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की संस्थापक कौन था? तो इसमें है जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग। तो ऑप्शन इसका सही है बी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा की गई। इसकी स्थापना का उद्देश्य ओरिएंटल स्टडीज़ को बढ़ावा देना। यहाँ पर जो शब्द है ओरिएंटल का मतलब होता है पूर्वी स्टडीज़ को। मतलब यहाँ पर देखें तो ईस्ट एशिया की बात हो रही है। जब अगर पश्चिम की बात करेंगे तो इसको हम ऑक्सीडेंटल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से किसी ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर है बी, बाल गंगाधर तिलक। गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 21वें मतलब 1905 में, सुभाष चंद्र बोस ने 1938, 91 और 1939, 52 में, जबकि लाला लाजपत राय ने 1920 कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता की। तो सुभाष चंद्र बोस 2 हो जाएगा, 1938, 1939, लाला लाजपत राय 1920, गोपाल कृष्ण गोखले की बात करेंगे तो 1905। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग
मतलब डिपार्टमेंटल सिस्टम द्वारा वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद की उनके अपराधिकार वर्ग प्रदान किया था। यानी मतलब पहले समितियां बनती थी, फिर बाद में क्या हुआ, डिपार्टमेंट स्थापित हो गया। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ये आफ्टर 1857 रिवोल्ट के बाद हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के वाइसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की, जिसके तहत वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली, ध्यान रखिएगा, वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत-ए-आला, तो अदालत-ए-आला क्या है, अदालत-ए-आला संबंधित है, अगर हम देखें अदालत-ए-आला को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये संबंधित है रंजीत सिंह से। ये कहाँ स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी सही हो जाएगा। रंजीत सिंह के 4 प्रांत थे, कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और लाहौर। रंजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत-ए-आला था, ये लाहौर में स्थित थी और इसके जो प्रधान न्यायाधीश थे खुद स्वयं राजा रंजीत सिंह थे। तो इस तरह से 16 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट है इसमें भूगोल। तो ज्योग्राफी में आप अगर देखेंगे तो 19 क्वेश्चन आए हुए। तो ज्योग्राफी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स हो जाता है, क्योंकि ये स्टैटिक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एनटीपीसी संबंधित है, सिंगरौली इकाई के बारे में पूछा। तो पहला कथन दिया, पूछा कौन सा कथन सही है, ये पूछा ये छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है एनटीपीसी, यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई। तो इसमें सिंगरौली की अगर हम बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, मतलब सही है इसका केवल बी ऑप्शन, क्योंकि ये स्थित कहाँ है, ये स्थित है यूपी और एमपी में। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित ताप विद्युत इकाई की स्थापना 1977 में की गई, जबकि इसका संचालन 1982 से किया जा रहा है। यह एनटीपीसी की पहली इकाई है। सिंगरौली क्षेत्र 2 राज्यों के 2 जिलों में विस्तारित है, जिसका मध्य प्रदेश में सिंगरौली और उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से कह सकते हैं सिंगरौली है ये एमपी का एक डिस्ट्रिक्ट भी है, एमपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। इस क्षेत्र में 3 सुपर ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। सिंगरौली एवं रिहंद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है, और विंध्याचल, जो विंध्याचल है ये संयंत्र एमपी के सिंगरौली जिले में। 3 यूनिट है इसकी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में, ध्यान रखना विंटर सीजन में वर्षा के लिए उत्तरदायी। तो इसका हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन दिया है मानसून की वापसी, चक्रवर्ती अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिणी पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्ट मानसून दिया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, शीतकाल में नवंबर से जनवरी तक भूमध्य सागर के शीतोष्ण चक्रवातों का, ध्यान रखना, टेम्परेट साइक्लोन का भारत में आगमन होने के कारण वर्षा और तूफानी मौसम का आगमन होता है, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पछुआ विक्षोभ कहा जाता है। उत्तरी मैदानी भागों में पंजाब, हरियाणा से बिहार तक शीतकालीन वर्षा का यह प्रमुख कारण होता है। इससे क्या होता है, गेहूं की फसल मतलब रबी के लिए खास तौर पर लाभ होता है। अगला क्वेश्चन है लौंग 1900 है, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है। ऑप्शन है अंतस्थकली, सहायक कली, फूल कली, वनस्पति कली। इसका आंसर है फूल कली। लौंग का वैज्ञानिक नाम अगर हम देखेंगे सीजियम एरोमेटिकम है,
ये मेरिटेसी फैमिली का पौधा है। मध्य कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी पुष्प कलिका है कौन? लौंग। भारत में मसाला और औषध के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं? लातविया, कैमरून, आइवरी कोस्ट। तो इसमें देखेंगे तो आंसर हो जाएगा लातविया। कोको बीन्स का उत्पादन कोकोआ वृक्ष से होता है, जिसे सुखाकर चॉकलेट, तो चॉकलेट किससे बनती है? कोकोआ बीन से बनती है। इसके अतिरिक्त इसे तेल का इस्तेमाल त्वचा पर लगाने खाने के लिए भी किया जाता है। विश्व में कोको के 3 सबसे बड़े उत्पादक आइवरी कोस्ट, घाना और इंडोनेशिया है। कैमरून में भी होता है। इस तरह इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्का। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो उड़ीसा में स्थित है इसका। जबकि सांभर झील जो है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। दोनों क्या है? रामसर सूची में शामिल है। वर्तमान में जो रामसर सूची की संख्या है वो हो गई है 75। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन है? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? चिल्का। तो दोनों का आंसर चिल्का है। क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 21 का। पुलिकट झील चिल्का झील के बाद दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर श्रीहरिकोटा के पश्चिम में स्थित है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। जो कुलेरू है, ध्यान रखना, ये क्या है? ताजे पानी की झील। यहीं पर पुलिकट झील क्या है? पुलिकट झील और चिल्का झील दोनों क्या है? ब्रैकिस है। एक झील और है यहाँ पर, किलीवेली झील। ये भी क्या है? ब्रैकिस है। ये भी क्या है? खारे पानी की। इस तरह से इसमें चिल्का, किलीवेली और कुलेरू ये दोनों क्या है? इस तरह से इसमें क्या? पुलिकट, ये तीनों क्या हो जाएंगे? खारे पानी के। जबकि कुलेरू क्या है? कुलेरू जो स्थित है ये आंध्र प्रदेश में, मगर ताजे पानी का। 23 क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। एक तरफ जलप्रपात दिया है, एक तरफ नदी दिया है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में स्थित है, सुवर्ण रेखा पर है, सही। चचाई प्रपात बीहड़ नदी पर है। धुआंधार प्रपात नर्मदा ऑप्शन दिया है। बूढ़ा घाघ प्रपात, इसका जो ऊपर के 3 मिलान है, जबकि डी वाला जो ऑप्शन है इसमें मिले तो नहीं। इसकी बूढ़ा नदी हो जाएगा और स्टेट इसका झारखंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है? कुछ कंपनियां दी गई हैं। खनिज मिनरल्स एक्सप्लोरेशन अथॉरिटी दी गई है और उसके मुख्यालय पूछा है। सबसे पहले पूछा है तेल व प्राकृतिक गैस, दूसरा खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन इधर दिया भुवनेश्वर, हैदराबाद, नागपुर, नई दिल्ली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन दिया ONGC का, नई दिल्ली हो जाएगा। खनिज अन्वेषण लिमिटेड का हो जाएगा नागपुर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का हो जाएगा हैदराबाद। और नैल्को राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का हो जाएगा भुवनेश्वर। तो इसमें इससे
गेस किया जा सकता है डी का 1 में अगर वहाँ 3 दिया हुआ है। ONGC आप दिल्ली कर सकते हैं तो ए का 4 तब भी आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ इसमें खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड के बारे में जानना होगा, तभी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं? ये टफ क्वेश्चन था उस साल का। जोक नदी महानदी की एक सहायक नदी जो भारत के उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर प्रभावित होती है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन टफ हो जाते हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज याद करने के लिए। इसमें 26वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सम्मिलित करना है। एक तरफ राज्य दिए गए हैं, एक तरफ चोटी दी गई है। ये इजी क्वेश्चन था, एक तरह से कर सकते हैं। नॉर्मली डोटा बेटा सबको पता है तमिलनाडु में है, और गुरसीकर राजस्थान में है, धूपगढ़ मध्य प्रदेश में है, और नागालैंड में क्या है? 3 आप कर लेंगे तो ऑटोमेटिक चौथा जो बचेगा ऑप्शन नागालैंड शारामती हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27वें पे आ गए हैं, जो इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, उसमें असर्शन एंड रीजन। उसमें पहला जो असर्शन है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण दिया है, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो इस तरह देखेंगे ये क्या हो जाएगा, इसका ए सही है, और उसकी व्याख्या भी करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो डिटेल दिया है, ऐतिहासिक रूप से तीस्ता गंगा नदी प्रणाली का अंग थी और 3 अलग अलग नदियों यथा करातोया, पूर्णभावा, अतराई के रूप में जलपाईगुड़ी के से दक्षिण की ओर प्रभावित होती थी। हालांकि 1787 में आई बाढ़ के पश्चात उसने अपना मार्ग बदल दिया और दक्षिण पूर्व की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गई। नदी अपहरण हिमालय नदियों का एक प्रमुख गुण है। यह प्राकृतिक नेचुरल प्रोसेस है जिसके द्वारा एक प्रबल नदी अपने शीर्ष की ओर अधिक अपरदन करके अपने समीप प्रवाहित होने वाली अन्य नदी के जल में अपनी धारा मिला लेती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी है। पहला क्वेश्चन इसमें आया था स्थान और जनजाति से। पहला है अलास्का, इसमें पूछा कौन सम्मिलित नहीं? बोर्नियो, पुनान, आरंभर स्थल, रुवाला, स्वीडन तथा फिनलैंड, लैप्स। इसमें पहला गलत था और सब 3 सही था। पहला आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोरयाक जनजाति अलास्का की नहीं जबकि रूस की जनजाति। बोर्नियो जिसकी कुछ आबादी यूक्रेन में पाई जाती है। 2010 की जनसंख्या के अनुसार इनकी कुल आबादी 7,953 थी। 29वां क्वेश्चन मेकांग नदी संबंधित है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा कौन सा कथन सही? मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। जो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पहला सही है और जो दूसरा है वो गलत। मेकांग डेल्टा कंबोडिया और दक्षिण पश्चिम वियतनाम में स्थित है। जहां मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर में पहुंचती है, यह नदी तिब्बत के पठार से निकलती हुई 4,763 किलोमीटर प्रवाहित होकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। यह नदी ध्यान रखिएगा 6 देशों से गुजरती है, होकर प्रभावित होती है, जिसमें हो जाएगा सबसे पहले चीन है, म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम। यह म्यांमार, चीन आदि देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। बहुत इम्पोर्टेंट नदी है। दूसरी तरफ दिया स्थानीय पवनों का नाम, स्थानीय पवनों का नाम दिया और स्थान दिया।
लेवेस, ब्रिकफील्ड, ब्लैक रोलर, सामल। इधर स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। तो इसमें पूछा सुमेलित नहीं है, तो इसमें क्या है, डी नहीं और सब सही है। तो लेवेस का स्पेन हो जाएगा, ब्रिकफील्डर का ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर। जो सामर है, जून और जुलाई के महीने में प्रभावित होने वाली एक गर्म, शुष्क और धूल भरी हवा। कौन? सामर, जो इराक, ईरान और अरब प्रायद्वीप में उत्तर और उत्तर पश्चिम में प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, नोवी और कांतो मैदान किस देश में स्थित है? नोवी और कांतो मैदान किस देश में स्थित है? उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, चीन। इसका आंसर हो जाएगा जापान। नोविया जापान में लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला मैदान है, जो इबी, किसो एवं नागरा नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा से निर्मित है। कांतो यह जापान का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है, जो मध्य होन्सो के कांतो क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 32, इंडोनेशिया द्वीप के समूह में पश्चिम से पूरब की ओर, इसमें लगाना है पश्चिम से पूरब की ओर। तो इसका ये बहुत इजी है, क्योंकि हमें ये पता है तीनों। सुमात्रा, जावा, बाली, सुमात्रा, जावा, बाली, इसका आंसर हो जाएगा। लोम्बोक नहीं याद रहेगा तब भी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर, काला सागर बहुत इम्पोर्टेंट है, ड्यू टू रसिया यूक्रेन क्राइसिस स्थित नहीं? सीरिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ब्लैक सी के उत्तर में यूक्रेन, पूर्वोत्तर में रूस, पूर्व में जॉर्जिया, दक्षिण में तुर्की, पश्चिम में बुल्गारिया एवं रोमानिया स्थित है। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो काला सागर है इसमें 6 कंट्रीज सीमा शेयर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एक ज्वालामुखी पर्वत दिया है, देश दिया है। माउंट रेना ये संबंधित है यूएसए से, माउंट एटना इटली से, माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको से, माउंट एपो फिलीपीन से। तो इसमें नॉर्मली माउंट एटना याद हो सकता है, तो माउंट एटना के लिए बी का 1, इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है, बी और सी हो सकता है। माउंट रेनर आपको याद हो सकता है, क्योंकि हम यूएसए में हैं, पढ़ा है। तो इस तरह से आप देखेंगे ए का 4, तो ए का 4 अगर ये सही है तो इसका मतलब बी सही है। तो माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको में है, माउंट एपो ये आपका फिलीपींस में है। तो इसको हम याद कर सकते हैं भविष्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, ये ज्योग्राफी का लास्ट है। पूछा कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में स्थित नहीं है, नॉट सिचुएटेड इन कैरेबियन सी? आइसलैंड दिया हुआ है, ग्रेनाडा, मोंटसेराट, मडीरा, एनवेला। तो इसमें देखेंगे जो ऑप्शन सी है, मडीरा पुर्तगाल के 2 स्वायत्त क्षेत्रों में से एक है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, और ये तीनों आपको कैरेबियन सी में मिल जाएंगे। हमारे हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिला के 35 क्वेश्चन हो गए। अब आता है पर्यावरण। पर्यावरण बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वर्ल्ड ओजोन डे पूछा है, ये रटा क्वेश्चन है 16 दिसंबर को। इसका एक्सप्लेनेशन है 1994 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाए जाने का संकल्प पारित किया। इसी तारीख को वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ था। इसी के जो विश्व में सबसे ज़्यादा देशों द्वारा हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल है। वर्ष 2021 में
विश्व ओजोन दिवस की थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल, जबकि 2022 की थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ये हो जाएगा ऑप्शन सी। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से जनरेट होती है? तो कार्बन क्रेडिट क्या है पहले ये जान ली। कार्बन क्रेडिट एक परमिट है जो कंपनी को कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों की एक निश्चित मात्रा का उत्सर्जन करने की अनुमति देता है, और जो एक कार्बन क्रेडिट की जो बराबर होता है 1 टन के। 1 टन बराबर होता है 1000 kg। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम देखेंगे जो कार्बन क्रेडिट से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल से 1997। तो एक क्रेडिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर द्रव्यमान के उत्सर्जन की अनुमति देता है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997। क्वेश्चन है, इकोलॉजी से संबंधित है। 2 कथन एसर्शन एंड रीजन है। नंबर 1 पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो इसमें सीधी सी बात है कि कारण सही है मगर जो इंटर रिलेटेड होते हैं। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ए गलत है, आर सही है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि किसी एक जीव की संख्या बढ़ती या घटती है तो शेष परितंत्र को प्रभावित करती है। जैसे यदि खाद्य श्रृंखला में मेढक पूर्णतः समाप्त हो जाए तो एक तरफ जलीय कीट पतंगे बढ़ेंगे, वहीं भोजन के लिए मेढक पर आश्रित मछलियों की संख्या घटेगी। ये क्वेश्चन है 39 है 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में। इसका अभिप्राय है देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को 0 तक नीचे लाना होगा। इसका अभिप्राय किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्त वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका बी ऑप्शन सही है, ए गलत है। तो यहाँ दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? नेट जीरो का तात्पर्य उत्पादित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा और वातावरण से अवशोषित की गई मात्रा के बीच संतुलन। इसका मतलब ये है कि जितना आप ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करेंगे उतना ही अवशोषित करेंगे। वैश्विक ऊष्मन को 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक सीमित करने हेतु विश्व के वैज्ञानिकों ने नेट जीरो 2025 की अवधारणा विकसित की। जो भारत का नेट जीरो लक्ष्य है वो 2070 तक है, चीन का 2007 तक है, भूटान, ध्यान रखिएगा भूटान वर्तमान में कार्बन निगेटिव वाला देश है, और ऑस्ट्रिया का 2040 है, अर्जेंटीना का 2050। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तेल शोधन से, उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से, खनन से। सी, तो ये क्या हो जाएगा? ताप विद्युत संयंत्र से हो जाएगा। फ्लाई ऐश वायु एवं जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। कोयला एवं लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र इसके प्रमुख स्रोत हैं। 22 अप्रैल 2021 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया था कि सभी ताप विद्युत संयंत्र फ्लाई ऐश का पर्यावरण अनुकूल तरीके से उनके द्वारा उत्पन्न राख का 100% उपयोग सुनिश्चित करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। वायुमंडल में
प्रकाश के प्रसार का कारण है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा बी, धूल का कण। वायुमंडल में वायु की गति के कारण सूक्ष्म धूल के कण उड़ते रहते हैं। ये धूल के कण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में लाल और नारंगी रंग की छटाओं का निर्माण करते हैं। आकाश का नीला रंग धूल के कणों के कारण ही दिखाई देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन जो 42 है 42 है। एक तरफ जयमंडल दिया है और उसमें स्टेट दिया हुआ सिमलीपाल, उड़ीसा, पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश, नौकरीक, मेघालय और नंदा देवी उत्तराखंड। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप देखेंगे तो बी हो जाएगा। सिमलीपाल उड़ीसा, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, नौकरी एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। इसमें पूछा है नॉन रिन्यूएबल, तो इसमें हो जाएगा पेट्रोलियम। और सारे क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। जबकि कच्चा तेल, कोयला ये क्या है, अनवीकरणीय। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। रीगेलमैन स्केल किसके घनत्व का मापन करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धुआं। रीगेलमैन स्केल धुएं के अवास्तविक घनत्व यानी ओपेसिटी का मापन करता है। ये पूछा है EPA दैट इज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसका उत्तर हो जाएगा 1986। 1986 में EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था। इसका उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण, उसमें सुधार करना। इको मार्ग का संबंध किससे है? इको मार्ग का संबंध है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। उपभोक्ताओं की जागरूकता को बढ़ाने के लिए सरकार ने 1991 में इको मार्ग योजना लागू की। ध्यान रखिएगा, जो एस्टेब्लिशमेंट फाउंडेशन ईयर है 1991। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रबंधन अध्यक्ष कौन होता है? ये पूछा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DMA एक्ट 2005 के तहत बनाया गया था, जिसका होता है अध्यक्ष PM होता है। इस तरह से आपको पर्यावरण क्वेश्चन हो गए। अब आए हैं साइंस के। साइंस में आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे केमिस्ट्री और उससे, तो 67 तक जाएगा। फिजिक्स से 2 क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन है कांच का कौन सा प्रकार अल्ट्रावायलेट किरणों को काटता है? सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच, क्रुक्स कांच। तो इसका उत्तर है डी, क्रुक्स गिलास एक विशेष प्रकार का कांच होता है जिसमें सीरियम ऑक्साइड होता है या सूर्य की पराबैंगनी किरणों को काटने में सक्षम होता है। इस प्रकार धूप का चश्मा बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो क्रुक्स कांच होता है। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो इसमें कोई एक ही सही होगा। सबसे पहले विद्युत विभव क्या होता है? किसी बिंदु पर विद्युत विभव को प्रायः एक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। इसका SI मात्रक होता है जूल पर कूलम। विद्युत एक अदिश राशि है जबकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। रसायन विज्ञान
एलपीजी का मुख्य अवयव पूछा है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें क्या होता है, मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो इसमें देखेंगे ब्यूटेन और प्रोपेन होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। खाना बनाने, रोशनी पैदा करने, वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। 51 है, निम्नलिखित में से किस कण का शून्य आवेश होता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, अल्फा का, तो यहाँ आवेश पूछा है, शून्य होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी पता है निगेटिव होता है, अल्फा कण पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, ए एंड बी बचा आपका। तो न्यूट्रिनो एक उप परमाणु कण है जो इलेक्ट्रॉन के समान होता है, इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, कम द्रव्यमान होता है। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रिनो। नाइट्रोजन का एक आवश्यक अवयव नहीं, क्लोरोफिल, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, आरएनए। तो नाइट्रोजन क्लोरोफिल में भी पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती है, आरएनए में, जो कि कार्बोहाइड्रेट में सिवा का CH होता है। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित जैव अणु क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। रासायनिक दृष्टि से यह कार्बन और पानी का एक संयोजन है। हालांकि सभी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, किंतु कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर डे टू डे लाइफ से है, खीर काट कर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है। ऑप्शन ए सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन, परासरण और प्रसार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस। अगर हम खीरे को काटने के बाद उस पर नमक छिड़कते हैं तो परासरण की प्रक्रिया के कारण ही कुछ समय बाद पानी छोड़ता है। परासरण की प्रक्रिया में नमक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। 54 रेडियोधर्मिता से संबंधित रेडियो एक्टिविटी से। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम विखंडन नहीं होगा, यहाँ पर संलयन होगा। तो ऑप्शन इसका ए सही। रेडियोधर्मिता पद का प्रयोग एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया को व्यक्त करने में किया जाता है जिसमें परमाणु कणों एवं ऊर्जा का उत्सर्जन कर स्वाभाविक रूप से टूट जाते हैं और अधिक अस्थायी परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को रेडियो एक्टिव क्षय भी कहते हैं। वास्तव में यह एक इंडिविजुअल एटॉमिक न्यूक्लियाई का गुण है। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन जो बम है न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जबकि अगर यहीं पर पूछ लिया जाए न्यूक्लियर रिएक्टर, अगर न्यूक्लियर रिएक्टर आ जाता तो इसका जो आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर ये हो जाएगा फ्यूजन। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं, सिरका में उपस्थित एस्टिकम, हड्डी में उपस्थित होगी कैल्शियम फास्फेट, दूध का खट्टा होना नाइट्रिकम, अमार्सा रश्मिति इसका आंसर है दूध का खट्टा होना। दूध में लैक्टोज नामक शर्करा होता है, नाइट्रिकम नहीं होगा। जीव विज्ञान, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, तो इसमें मापने की इकाई बताना है। तो मापने की इकाई क्या है, मिलीग्राम पर
पर डेसी लीटर होता है। रक्त शर्करा का स्तर आमतौर पर मिलीग्राम बताया जाता है। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? इसका ऑप्शन है हेमोग्लोबिन, लेड, मिथाइमोग्लोबिन और नाइट्रेट। इसका आंसर हो जाएगा बी। ब्लू बेबी सिंड्रोम शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन में रक्त की क्षमता के घटने का परिणाम। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता। इसका ऐसा उत्तर होता है पानी में तो नाइट्रेट, मगर ब्लड में तो मिथाइमोग्लोबिन। शिशु का शरीर नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देता है। ये नाइट्राइट आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके मिथाइमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगर यहाँ रक्त है तो ये हो जाएगा बी, और यहाँ पानी है तो नाइट्रेट हो जाएगा। बॉटलिज्म क्या है? ठोस पदार्थों से होने वाला विषैलापन। खाद्य जनित बॉटलिज्म एक गंभीर बीमारी है। यह आमतौर पर दूषित खाद्य पदार्थों में बनने वाले शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन्स बॉटलिज्म विषाक्तता के पदार्थों का कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का सूचक है? तो इसका जो आंसर होगा लाइकेन और मॉस दोनों वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण सूचक हैं। यदि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन समाप्त होने लगते हैं। तो लाइकेन किसका है? सल्फर डाइऑक्साइड का। लाइकेन क्या है? कवक एवं शैवाल प्रजाति है जो पेड़ों के तने एवं चट्टानों पर पाए जाते हैं। मॉस भी लाइकेन की भांति होते हैं जो चट्टानें एवं पेड़ों की सतह पर पाए जाते हैं। वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होने से मॉस समाप्त हो जाते हैं। ठीक हो जाता है, ये नाइट्रोजन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60 है, राइबोफ्लाविन की कमी से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लाविन विटामिन B2 का नाम है, साइंटिफिक नाम है, जो होता है चिलोसिस होता है। इससे बीमारी होती है जिससे ओंठ फटने की समस्या सामान्य होती है। विटामिन B1 बेरी। विटामिन ए संतरा, तो विटामिन ए संतरा में नहीं होता है। विटामिन सी सही है। विटामिन डी, विटामिन B6, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। संतरा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। संतरा पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें बड़ी मात्रा में विटामिन सी, फोलेट, कैल्शियम प्राप्त होता है। विटामिन ई किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक होना है। यह विटामिन ए है, ये कोशिका वृत्त प्रतिरक्षाकार भ्रूण के विकास और दृष्टि में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों धारावाहिक नहीं होता? इसमें आप देखेंगे डेंगू, पैलिडोसिस, मलेरिया, निकरा जो होता है सिकनेस, जो स्लीपिंग सिकनेस होता है आपका सीसी फ्लाई के कारण। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधों में से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मोरेसी। टापा कपड़ा बनाने में शहतूत परिवार के पौधों की आंतरिक छाल का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रेड फ्रूट और मधुमक्खी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोरेसी, जो शहतूत
से संबंधित। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल होता है, तो एल्विलाई पढ़े होंगे, जहाँ पर ऑक्सीजन और गैसें होती हैं। इनमें क्या होता है, CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, जिसका जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उधर से दूसरी ओर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, समान दृष्टि के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है? तो समान दृष्टि के लिए विटामिन ए आवश्यक है, दैट इज विटामिन ए। रेटिनॉल का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस रोग विटामिन ए की कमी से होता है। 66 क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ऐसा समझिए। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ कह रहा सभी विटामिनों का संश्लेषण कर देता है, ये गलत है, जबकि ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण किए जाने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 67 में कहा गया है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि श्वसन दर का इसमें ह्रास हो जाता है। तो इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, किसी वस्तु का भंडारण जो काल जो होता है उसकी स्टोरेज लाइफ होती है, उसकी श्वसन प्रक्रिया से प्रभावित होती है। किसी वस्तु को निम्न तापमान पर संग्रहित करने पर श्वसन दर घट जाती है, उसका जो स्टोरेज लाइफ है बढ़ जाता है। वस्तु के आसपास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रताओं पर पर्याप्त नियंत्रण भी श्वसन दर को घटाने में प्रभावी होता है। अगला जो पार्ट स्टार्ट हो जाएगा राज्य व्यवस्था है। राज्य व्यवस्था से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ को ले जाएगा 89 क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। इसमें दो कथन दिए हुए हैं। पहला है पॉइंट है, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों को संबोधित करता है। दूसरा है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उनके आह्वान के कारण के विषय में सूचित भी करता है। तो ये दोनों सही। आर्टिकल 87A के तहत दिया गया, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत पहले सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे तथा संसद को उसके संबंध के कारण से अवगत कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 है, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं? तो यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन है। तो वर्तमान में क्या है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये भाग 4A अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए, और 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और ऐड कर दिया गया, जिससे कुल संख्या हो गई 11 हो गई। ये जो मूल संविधान था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे। वर्तमान में कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो इसमें आप पढ़ेंगे तो आम चुनाव में मतदान यही नहीं है और सब सही।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन, इसके आदर्श का सम्मान। इसमें 11 मौलिक कर्तव्य जो छठा जोड़ा गया 11th वाला जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। नीचे 2 कथन दिए गए जिसमें एसर्शन रीजन है नंबर 1। एसर्शन में कहा गया है भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा मंत्रिपरिषद होता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो ये तो आपका सही है, ये गलत, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं होगा। राज्यसभा सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री संसद के किसी भी सदन से संबंधित हो सकते हैं। संविधान इस संबंध में संसद के दोनों सदनों के बीच समानता रखता है। एक मंत्री किसी भी सदन में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वह केवल उसी सदन में मतदान करने का हकदार है जिसका वह सदस्य है। तो 75(3) के तहत इस तरह देखेंगे। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ था 75। इसको अगर आप देखेंगे कई बार क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 71 है। इसमें स्रोत से पूछा गया है। मौलिक अधिकार डीपीएसपी, केंद्र की अवशेष शक्तियाँ, आपातकालीन। तो इसको ध्यान से आप देखिए। तो फंडामेंटल राइट्स अमेरिका, डीपीएसपी आयरलैंड, जो अवशेष शक्तियाँ ये यहाँ से नहीं है, ये क्या है? कनाडा से संबंधित। इसका उत्तर सी हो जाएगा। एक मजबूत केंद्र के साथ संघ का प्रावधान। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्त सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार। कनाडा संबंधित। अगला क्वेश्चन आपका जो हो जाता है 72। शून्य काल का क्या अर्थ है? तो यह प्रश्न काल जो होता है उसके ठीक पश्चात का जो समय होता है। नॉर्मली ये क्या होता है? 12 बजे से शुरू होता है, इसलिए इसे शून्य काल कहते हैं। प्रश्न काल के ठीक पश्चात मतलब बाद का समय। निम्नलिखित में से कौन सा इमरजेंसी फंड के बारे में बताता है? तो 267। तो 3 तरह के फंड हैं। कंटिजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 261 सब क्लॉज 1 के तहत संसद इमरजेंसी निधि के गठन की व्यवस्था कर सकती। ऐसे निधि में से कोई अग्रिम नहीं दिया जाएगा सिवाय आकस्मिक व्यय की पूर्ति करने के प्रयोजनों के लिए, जिसका विधि द्वारा
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं? संप्रभु, लोकतंत्र, संघीय, पंथ निरपेक्ष। तो ये क्या नहीं? संघीय नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में महत्वपूर्ण समूह प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। फेडरल शब्द नहीं। इसमें दिया सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस। 3 तरह की होती है। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी 5 तरह की होती है। थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वालिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, and fraternity to promote among them all, assuring the dignity of individuals and unity and integrity of the nation. उसके बाद 75 जो क्वेश्चन है, ये पंचायती राज की कुछ समितियाँ दी गई, उसका क्रम से लगाना। तो इसमें आप ध्यान से देखें तो बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता, मतलब 3 टायर सिस्टम था। 1977 ये 2 टायर सिस्टम। LM सिंघवी, उसके पहले आते हैं JKV राव समिति 1985। पंचायत को वैधानिक संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश की थी। LM संघवी ये 1986। JKV राव। इस तरह इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे 75 क्वेश्चन हो गए हैं। आधे अगले पार्ट से बनाए जाएंगे।